हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारा रूल 2। हमने पिछले ही वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म स्टार्ट किया था, जिसमें क्या होते हैं 5 रूल होते हैं। पहला रूल हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। आज के वीडियो में हम हमारा सेकेंड रूल देखेंगे, और उससे पहले हम फर्स्ट रूल को पिछले वीडियो में जो हमने रूल देखा था उसे रिवाइज करेंगे। उसे रिवाइज करने के पीछे मोटो क्या है मेरा, कि आपकी बुक में आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ अलग तरीके से दिया है, और मैंने आपको एक ईजीएस्ट वे में उसे सॉल्व करने को दिखाया है और सॉल्व करके सारा मेथड बताया है पिछले वीडियो में। तो वो आपका जो स्टेटमेंट आपके बुक में दिया है वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो क्या है और वो वैसा क्यों दिया गया है आपके बुक में, ताकि आपको वो स्टेटमेंट देख के और मैंने जो मेथड बोली है वो देख के कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, वो सारे कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले रूल 1 को उससे हम रिवाइज करेंगे, ताकि रूल 2 को आप और अच्छे से समझ पाए कि उसमें भी जो स्टेटमेंट दिया है वो वैसा क्यों दिया है, आपके बुक में दी हुई हर चीज़ आप अच्छे से समझ पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल 1 के जो स्टेटमेंट था उससे। वो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इफ एक्सियम प्लस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होनी चाहिए, आपकी होमोजेनियस है, ऐसा कंसिडर किया गया है। उसके बाद क्या होगा, देन if इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है 1/xm प्लस yn, ये हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, इसके पीछे मोटो क्या है। तो देखो, हमारे if के फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर होता है उसे देखो आप। सबसे पहले वो क्या है, एक्सियम प्लस yn। ओके, और यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या बोला गया है कि अगर एक्सियम प्लस yn ये 0 के इक्वल नहीं है तो ही if की ये वैल्यू और ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारा एक्सियम प्लस yn ये 0 आता है तो हमारा if के फॉर्मूले में क्या होगा, if इज इक्वल्स टू 1/0 होगा। 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। if की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इन्फिनिटी आ जाएंगी। क्या वो वैल्यू हमारे लिए यूज में है, नहीं। ऐसे वैल्यू को, ऐसे फॉर्मूले को हम आगे यूज नहीं कर सकते। इससे हमें नई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेंगी और हम हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है। ओके, अगर ये इन्फिनिटी आ जाता है तो आगे का सब कुछ वैल्यू जो हमारा आएगा वो भी क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, हम जिसे काउंट नहीं कर सकते, ऐसा होता है, राइट। तो ये सब कुछ ऐसा आ जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन भी वैलिड नहीं होगा, सही नहीं होगा। यहाँ पे ये रिड्यूसिबल फॉर्म अच्छे से यूज कर सकते, इस वजह से यहाँ पे बोला गया है सबसे पहली कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, if की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, if का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमने पिछले वीडियो में जो हमारा रूल 1 का वीडियो था उसमें भी हमने क्या किया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर को फाइंड आउट किया था। जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी वो हमने क्या की थी, if में डाल दी थी, राइट। एक्सियम प्लस yn की वैल्यू हमने क्या की थी, फिर हमने if में डाली थी। ऐसा करने के पीछे मोटो क्या था, वो 0 आती है कि नहीं ये चेक करना। पर यहाँ पे मैं एक ट्रिक, एक बात आपको बताती हूँ। आपके जितने भी बुक में ज़्यादातर प्रॉब्लम दिए होते हैं उसमें वो इक्वल्स टू 0 नहीं आती है, वो वैल्यू 0 नहीं आती है। जो हमारा एक्सियम प्लस yn है उसकी वैल्यू 0 नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हमारा if इन्फिनिटी नहीं होता। हमें एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रॉब्लम दिए जाते हैं जो हम सॉल्व कर सके, ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिए जाते जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से आपके बुक में आप अगर जितने प्रॉब्लम दिए हैं आप उन सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर ले तो भी आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगी कि if की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आती है। जो हमारा एक्सियम प्लस yn है वो 0 नहीं आता है। 100 में से एक आध प्रॉब्लम ऐसा होगा आपके बुक में दिया होगा शायद कि जिसमें ऐसा कुछ होता है, और आपके एग्ज़ाम में भी 99%
ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जो इन्फिनिटी होगा, ओके, जिसका IF इन्फिनिटी होगा और आगे आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये पता नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी है, 99% ऐसा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ऐसा थ्योरी पे लॉजिक करके आपको पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट है, ये ऐसा आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, और ये ऐसा क्यों है मैंने बताया है। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। क्यों? तो फिर हमारी IF की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएंगी और वो हमारे लिए कोई काम का नहीं बचेगा, ओके। तो इस वजह से इसे ऐसे दिया गया है, और इसमें जो भी लॉजिक था सब था मैंने आपको बता दिया। इस वजह से हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रूल 1 का, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, IF में पुट करते हैं। और ज़्यादातर 99% क्या होता है, ऐसे 0 नहीं होता है। आपके बुक में ऐसे प्रॉब्लम आपको नहीं दिए जाते। इस वजह से आप डायरेक्टली भी उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हमारे रूल 2 के ओर बढ़ते हैं। तो हमारा रूल 2 क्या है, देखो हमारा जो रूल 1 था उससे ही काफ़ी सिमिलर हमारा रूल 2 है। इसमें क्या है, हमारा रूल 1 में क्या था, एक्सियम प्लस YN था। यहाँ पे क्या होता है, एक्सियम माइनस YN होता है। रूल 2 में क्या हो जाता है, सिर्फ माइनस साइन बीच में आ जाती है, सिंपल। इसका IF का फॉर्मूला भी क्या होगा, वैसे ही आएगा, 1 एक्सियम माइनस YN, ओके। सेम वैसे ही करके हमारा IF का फॉर्मूला आएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ स्टेटमेंट में बताई गई है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, वो 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, पिछले इसमें मैंने जैसे लॉजिक बताया आपको रूल 1 का, वैसे ही यहाँ पे लॉजिक है। अगर ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, IF की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, वो हमारे किसी काम का नहीं बचेगा। इस वजह से यहाँ पे ये 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, सेम कंडीशन, सेम रूल है कि ये पहले 0 नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद क्या बोला है, अगर हमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार के फॉर्म में दिया है, देखो इसका फॉर्म क्या है, y डॉट फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन वो क्या है, x और y के फॉर्म में है, ओके, इंटू dx प्लस x इंटू F2, वो क्या है, हमारा जो F2 है वो किसके फॉर्म में है, x और y के फॉर्म में, इंटू क्या है, dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये हमारा mdx प्लस ndy के फॉर्म में ही है, सिमिलर वैसे ही है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो mdx प्लस ndy है उसका जो फॉर्म होता है उसे क्या किया है, हमारा जो नॉर्मल हमें प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कैसे प्रॉब्लम दिया जाता है, उस फॉर्म में भी यहाँ पे क्या किया है, उसे सिर्फ सिंपली लिखा है, ओके। आप क्या कर सकते हैं, mdx प्लस ndy के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 का जो फॉर्म होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। इससे पहले जैसे हमने सब कुछ किया था वैसे ही आप करें, ताकि आप ये जो नया फॉर्म है इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो, ओके। और नए फॉर्म जो बताया है वो क्या है, सिमिलर ही है। अगर हमें हमारा प्रॉब्लम ऐसे भी दिया होगा, y के इंटू में कोई टर्म होंगी और x के इंटू में कोई टर्म होंगे, तभी हम क्या करेंगे, वो y और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसे कैसे लेंगे, हमने जैसे m और n को फाइंड आउट किया था पिछले 2-3 वीडियो में, हमने यही सब कुछ किया है। देखो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पहले वो वीडियो जाके देखें। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने अच्छे से आपको कुछ ट्रिक्स बता के कैसे समझना है, कैसे स्टेप्स हो सकती है, ये सब अच्छे से बताया है। पहले 2 वीडियो में पहले हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ही अच्छे से समझा है। क्यों, तो हमें उसके रूल्स देखने थे जो उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, उस पर ही डिपेंडेंट है ये हम बोल सकते हैं। क्यों, तो वहाँ पे क्या होता था, वो एग्जैक्ट आता था, पर यहाँ पे क्या है, वो एग्जैक्ट नहीं आता है। ऐसी कंडीशन के लिए ये 5 रूल बनाए गए हैं और वो रूल हम देख रहे हैं एक एक करके। तो इस वजह से आज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपके लिए इतना सिंपल होगा और आपको एग्ज़ाम में भी इसे सॉल्व करने में मेरी गारंटी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर ये
सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कुछ प्रैक्टिस करके करें तो हम देखेंगे रूल 2 में क्या है, इसका IF का फॉर्मूला जो हमें नीचे फॉर्म दिया गया है उसके हिसाब से कैसे आता है 1/xy इन ब्रैकेट f1 माइनस f2। पर मैं क्या बोलती हूँ आपको कि आपको कैसे उसे लेना है, mdx प्लस ndy के फॉर्म में हमारा जो गिवन दिया होगा उसे वैसे ही लेना है। और यहाँ पे फॉर्मूला भी कौन सा यूज करना है आपको, IF इजिकल्स टू 1/xm माइनस yn का फॉर्मूला ही यूज करना है। देखो पहला हमारा क्या है स्टेप, इसमें हम क्या करते हैं सेम mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। ऐसे फॉर्म में हमें क्या करना होता है, हमारा फॉर्मूला लिखना होता है जो भी हमें गिवन दिया है और उसे हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 करके कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम उसके एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं। एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं m बाय y इज इक्वल्स टू n बाय x करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, जो हम रूल यूज करते हैं वहाँ पे हमेशा क्या आता है वो एग्जैक्ट नहीं आता है। वो क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं है ऐसा दिखाया है। पर ऐसा क्यों दिखाया है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसके एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं तब हमें क्या मिलता है, इन प्रॉब्लम्स की एग्जैक्टनेस को ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं ऐसा ही मिलता है हमें। इस वजह से मोस्टली जो होता है वो मैंने दिखाया है। पर हमारा एग्जैक्टनेस चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, m बाय y इज इक्वल्स टू n बाय x होता है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो हम ऐसा लिखते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम दिया जाता है उसमें ज़्यादातर इक्वल नहीं आता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये इक्वल नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं हमारा IF का फॉर्मूला यूज करते हैं। IF का फॉर्मूला क्या है, IF इज इक्वल्स टू 1/xm माइनस y। जो रूल 1 का फॉर्मूला था उसमें क्या था, बीच में सिर्फ प्लस साइन था। रूल 2 का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, बीच में सिर्फ माइनस साइन है। देखो ये कितना सिमिलर है एक दूसरे से। अगर आपने रूल 1 अच्छे से किया है तो रूल 2 आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या होता है IF की वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं IF की वैल्यू से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी हमारा गिवन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 का फॉर्म होता है, वैसे फॉर्म में हम जो इक्वेशन लाते हैं उससे हम क्या करते हैं IF को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। और उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या लेते हैं, फाइनल सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व x² y² प्लस 2 इंटू क्या है y dx प्लस 2 माइनस 2x² y² इन ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लिकेशन में क्या है x है इंटू dy इक्वल्स टू 0। तो हमें इसे कैसे लेना है, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लेना। देखो हमें जो फॉर्म दिया गया था हमारे रूल 2 में, उसमें भी क्या था, पहली जो टर्म थी dx की उसके इसमें y को मल्टीप्लाई था, और दूसरा जो dy की टर्म थी उसमें क्या था, x मल्टीप्लाई में था। पर हम उस फॉर्म में नहीं लेंगे, हम कौन से फॉर्म में इसे लेंगे, mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ही हम इसे लेंगे। क्यों, तो ऐसे हमारे लिए सॉल्व करना आसान होता है। आपकी चॉइस से आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं आपको कौन सी मेथड बताती हूँ जो आपके लिए इजी है और आप उससे ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, वही मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, और हमारे स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और देखो dx के मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो भी कुछ होता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, m कंसिडर करते हैं। तो मैंने उस सब को क्या किया है, m कंसिडर किया है। dy के मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, n कंसिडर करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n निकाल लिया है। तो हमने क्या किया, m और n की वैल्यू तो निकाल ली है, पर हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक टर्म को y मल्टीप्लाई है और एक टर्म को x मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसे नहीं रखेंगे, हमें आगे जाके आसानी हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, उस जो भी y है m में और जो भी n में x है उसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उससे हमें आगे जाके बहुत आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, x² y³ और प्लस
2y आ जाएगा और n क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2x³ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे। एग्जैक्टनेस को चेक करने का हमारा जो भी फॉर्मूला होता है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यम और यन को लिख लेते हैं और यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई और यन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, बाकी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं निकालते, क्योंकि जितने की हमें ज़रूरत है उतना ही हम करेंगे, ज़्यादा का कोई भी चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यम का विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ पाई ही लेंगे, यम का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे यम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई ही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते। तो यम की जो भी वैल्यू मैंने निकाली थी, राइट, वाई को अंदर मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। यम क्या है, x² y³ प्लस 2y है। तो देखो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आपके प्रॉब्लम की बहुत छोटी सी स्टेप है, इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना और निकालना आना चाहिए। ज़्यादातर आप ओरली सॉल्व करके इसका डायरेक्टली आंसर लिखा करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप में से जिन लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत आती है उनको समझ में आए कि ये कैसे होता है। पर आपको क्या करना है, इसे आपको जल्दी से सॉल्व करना है, इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ हर बार, आप डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी लिंक्स डाल देती हूँ जो आपसे रिलेटेड हो और आपको जिनकी शायद ज़रूरत हो, ऐसी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो हमेशा चेक कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ओके, तो x² y³ का क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी y छोड़ के जो भी टर्म होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिविडेशन में वो कैसे कंसिडर करते हैं, एक कांस्टेंट की तरह कंसिडर करते हैं और उसे क्या करते हैं, साइड में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे x² को साइड में निकाल देंगे और y³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3y² आ जाएगा प्लस तो क्या था, कांस्टेंट था उसे साइड में लिख लिया, y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आया, पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ∂m/∂y आ गया है, जो है 3x² y² प्लस 2। इसे मैंने नीचे ब्रैकेट में वापस लिख लिया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, n का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। उसके लिए n की वैल्यू सबसे पहले लिख ली है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली टर्म क्या है, 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। 2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। उसका क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है, तो वो लिख लिया माइनस। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 2y² कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दिया। x³ का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता है, 3x² आता है, वो लिख लिया है। और बाकी सब कैलकुलेशन करके हमारा क्या आता है, ∂n/∂x 2 - 6x² y² आता है, तो वो भी लिख लिया है। ये दोनों को कंपेयर कीजिए आप, ∂m/∂y और ∂n/∂x को कंपेयर कीजिए, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही क्या, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है, जो भी हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से हमें नई डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयत को निकालना पड़ेगा, जो हमारी है थर्ड स्टेप। ओके, हम निकालेंगे थर्ड स्टेप। तो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंडिंग में दिखा दिया, ∂m/∂y इज नॉट इक्वल्स टू ∂m/∂x। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं आती है तो IF निकालो। IF का फॉर्मूला है 1/xm - y। पिछले इसमें क्या था, रूल में सिर्फ प्लस साइन था, रूल 2 में क्या है, सिर्फ माइनस साइन है बीच में। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ओके, तो ठीक है, डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करते हैं। x × क्या है, यम है, तो यम की जो भी वैल्यू है वो डाल दी है, माइनस y × क्या है, यन है, उसकी जो भी वैल्यू थी वो डाल दी है, और x और y को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, x³ y³ प्लस 2xy माइनस 2xy प्लस
2x³ बीच की जो माइनस साइन थी उसे भी मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद ये क्या आता है, यहाँ पे 2xy माइनस 2xy क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, नीचे 2x³ प्लस x³ रहता है। तो वैसे ही होता है 2 + 1 = 3 होता है, वैसे ही यहाँ पे होगा और ये आ जाएगा 3x³। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। ये 0 है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, IF की वैल्यू निकालेंगे। IF की वैल्यू क्या होती है हमारी, IF = 1/x - 5n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू आती थी वो यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या आ जाएगा, 1/3x³ आ जाएगा। ओके, IF की वैल्यू आ गई। तो हम हमारी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। हमारी 4th स्टेप में हम क्या करते हैं, IF को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी हमारी इक्वेशन 1 है उससे हम IF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, देखो mdx + ndy के फॉर्म में गिवन को निकाला था। मैं वही इक्वेशन जो भी हमारी 1 है उसे मैंने सबसे पहले लिख लिया है। और वहाँ पे जो भी रिस्पेक्टेड y और x था, देखो हमें जो भी गिवन था वो लिख लिया है। जो भी y और x था उसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया है y और x को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, IF से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली टर्म से IF को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी टर्म से IF को मल्टीप्लाई कर दिया। IF क्या है, 1/3x³ है। सब टर्म में सेपरेटली डिवाइड कर देंगे इसे। तो सबको सेपरेटली डिवाइड कर दिया है और इसमें क्या होता है, कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है। तो देखो पहला क्या है, x² डिवाइडेड बाई 3x³ आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बचता क्या है, 1/3x बचता है सिर्फ। नेक्स्ट 2y डिवाइडेड बाई क्या आता है, 3x³ आता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, 2/3x³ बचता है, इंटू क्या आ जाएगा, dx डिफॉल्ट, प्लस यहाँ पे क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 3x³ है। तो यहाँ पे कौन बचता है, 2/3x³ बचता है। बाकी टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन है वो हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 2x³ डिवाइडेड बाय 3x³ आता है। तो यहाँ पे कैंसिल करके क्या बचता है, -2 डिवाइडेड बाय 3y बचता है। और इसको मल्टीप्लाई में क्या है, इस ब्रैकेट के dy है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो भी हमें मिलता है फाइनल, ये हमारा क्या है, हमारा नया डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये क्या है, एग्जैक्ट है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करें। देखो मैंने पिछले बार आपको बताया था कि आप इसके एग्जैक्टनेस को ओरली चेक कीजिए। ऐसा मैंने क्यों बोला था, ऐसा बोलने के पीछे रीज़न क्या था, कई में एग्जैक्ट आ सकता है, कुछ इसमें नहीं आ सकता। पर मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक ट्रिक निकालने के लिए, ट्रिक बताने के लिए मैंने क्या किया, बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की और बहुत सारे प्रॉब्लम को देखा मैंने। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि जो भी हमारा ये होता है, जो भी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही होता है। सारे प्रॉब्लम में एग्जैक्ट ही होता है। इस वजह से आप यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्ट है ऐसा कंसिडर करके आप डायरेक्टली आगे की स्टेप की ओर बढ़ जाए, फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए निकाले तो भी चलता है। ओके, तो भी चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या आता है, एग्जैक्ट आता है। मैंने इसे चेक किया है। ओके, यहाँ पे ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ और आप इसे ओरली भी इसके एग्जैक्टनेस को चेक कर सकते हैं। कुछ इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली एग्जैक्ट आ जाता है और कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद ये एग्जैक्ट आता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स में ये क्या आता है, इसकी जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम निकालते हैं, मिलती है हमें, वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट ही होती है। तो आप डायरेक्टली फाइनल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी फाइनल सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, डायरेक्टली देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम के ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट ही होते हैं। इस वजह से आप आपकी बुक में भी ऑब्जर्व करेंगे कि डायरेक्टली वहाँ पे दिया होता है, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसके पीछे यही रीज़न है। ओके, तो फाइनल सॉल्यूशन हम निकालते हैं 5th स्टेप में। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m
डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू सी का। यहाँ पे पहले इसमें हमें क्या चाहिए होता है, वाई कांस्टेंट चाहिए होता है। दूसरी इसमें क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, ऐसे कंडीशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा यम और एन हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं, ताकि जो भी नया डिफरेंशियल इक्वेशन था उससे हमने क्या किया, डी एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी था उसे यम कंसिडर किया, डी वाई के मल्टीप्लाई में जो भी था उसे एन कंसिडर किया, और दोनों को मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। ये किसके वजह से, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से। हम क्या करेंगे, अब इसका फाइनल सॉल्यूशन लगाएंगे। पहले इसमें डायरेक्टली क्या है, यम को लिखना है, तो डायरेक्टली यम को मैंने वैसे ही लिख लिया है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए वक्त ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा वाई कांस्टेंट है, ऐसा हमें यहाँ पे कंसिडर करें। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स चाहिए, ऐसी टर्म चाहिए कि जिसमें एक्स नहीं है। तो देखो 2/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में तो एक्स है, तो ये पहली जो टर्म थी ये 0 आ गई। क्यों आ गई समझ में आई, यहाँ पे एक्स था, माइनस 2/3 वाई, यहाँ पे कोई एक्स था क्या, नहीं था, इस वजह से मैंने उसे ले लिया है। ओके, इंटू डी वाई इक्वल्स टू सी, इसे हमने क्या कंसिडर किया है, सी कंसिडर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में 1/3 एक्स है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1/3 है, तो उसे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया और सिर्फ एक्स की जो टर्म थी उसका ही इंटीग्रेशन लिया है। प्लस 2/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या था, 2/3 वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म थी, उसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया और एक्स की टर्म को अंदर लिख लिया। माइनस यहाँ पे क्या था, 2/3 किया था, कॉन्स्टेंट था, उसे बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन किसका निकाला, 1/y का निकाला। और ये सब क्या है, इक्वल्स टू सी है। सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर, 1/3 वैसे ही आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, प्लस 2/3 वाई स्क्वायर वैसे ही आएगा, 1/x क्यूब का क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x क्यूब को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो वो कैसे आएगा, x⁻³ आ जाएगा। और x⁻³ का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो मैंने रेफरेंस का फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन x⁻n के फॉर्मूले से कंपेयर करके हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो वो क्या आता है, x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 माइनस ये क्या आता है, 2/3 वैसे ही आएगा, और 1/y का क्या आएगा, इंटीग्रेशन log y आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी टर्म्स थी उसे बाकी सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस था वो सब कर लेंगे। और उसके बाद क्या आता है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जो भी न्यूमरेटर में माइनस करके था उसका पावर, उससे मैंने क्या किया, अगले इसमें नीचे ले लिया है, और जो भी कैंसिल आउट हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया है। तो फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ रहा है, c = 1/3 log x माइनस 1/3 x² y² माइनस 2/3 log y, ऐसा करके हमारा यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर टाइम मैंने जो आपको स्टेप्स बोली है आपको उसी स्टेप्स को, उसी मेथड को अप्लाई करना है, ताकि आपका प्रॉब्लम ही आसान हो सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा रूल 3 देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।